व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम। मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य हजरसा कॉलेज उदा किशनगंज, आज फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ चर्चा का एक नया विषय लेकर, उपयोगिता विश्लेषण। आज मैं इस टॉपिक में चर्चा करूँगा कि उपयोगिता क्या है, उसे कैसे माप सकते हैं, और सीमांत उपयोगिता क्या है, समसीमांत उपयोगिता क्या है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले उपयोगिता क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। तो उपयोगिता की धारणा एक आत्मनिष्ठ व अंतरावलोकनीय धारणा है, जिसका अर्थ किसी वस्तु में व्याप्त उस गुण से लिया जाता है जो किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करता हो। ठीक है, तो यह एक आत्मनिष्ठ और अंतरावलोकनीय धारणा है। मतलब ये केवल आप ही फील कर सकते हो और आप ही बता सकते हो कि अमुक वस्तु से आपको कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है। चलिए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए आप खाना खाने बैठे, आपको भूख लगी है, तो आप ही बता सकते हैं कि पहला रोटी मैं खाऊंगा तो उससे मेरी कितनी भूख शांत होगी, उसके बाद दूसरा रोटी खाऊंगा तो उससे कितनी भूख मेरी शांत होगी, तीसरा रोटी खाऊंगा तो उससे मेरी कितनी भूख शांत होगी। तो ये केवल आप ही बता सकते हो। इसी कारण उपयोगिता की धारणा को हम लोग आत्मनिष्ठ और अंतरावलोकनीय धारणा कहते हैं। तो उपयोगिता को और क्लियर करने के लिए हम इसी उदाहरण में और अंदर चलते हैं कि रोटी का वह गुण जिसके कारण आपने उसका उपभोग किया, आपने उसको खाया, भूख मिटाने की उसकी क्षमता, ठीक है, वही उपयोगिता है उस रोटी की। ठीक है, उपयोगिता क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। उपयोगिता और लाभदायकता क्या दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कोई हानिकारक वस्तु में भी उपयोगिता हो सकती है, जैसे कि शराबी के लिए शराब में उपयोगिता होती है। जो तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू में उसके लिए उपयोगिता होती है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि वो लाभदायक वस्तु ये दोनों चीज़ नहीं है, वो हानिकारक है। ठीक है, उसी तरह कोई भी दवा है तो दवा तब तक किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होता है जब तक कि कोई डॉक्टर उसके लिए सलाह ना दे। इसी तरह के हैं, यही अंतर है लाभदायक और उपयोगिता में। चलिए अब देखते हैं हम लोग उपयोगिता और संतुष्टि की अवधारणा क्या है और उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग देखें, उपयोगिता तो हम लोग समझ चुके, अब देखेंगे हम लोग कि ये संतुष्टि क्या है। उपयोगिता हम लोग पहले फील करते हैं उपभोग से कि अमुक वस्तु में इतनी उपयोगिता है, इस कारण हम इसका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, और संतुष्टि क्या है, तो उपयोगिता के बाद की चीज़ है। ठीक है, जब हम लोग उस वस्तु को उपभोग कर लेते हैं तब हम लोगों को ज्ञात होता है कि उस वस्तु में इतनी उपयोगिता थी। ठीक है, तो ये उपयोगिता जो है उपभोग से पहले की बात है और संतुष्टि जो है उपभोग के बाद की बात है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है कि उपयोगिता को हम लोग मापते कैसे हैं। तो इसके लिए दो विचारधाराएं हैं, एक है गणनावाचक दृष्टिकोण और दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। गणनावाचक दृष्टिकोण कहता है, ये मार्शल महोदय द्वारा दिया गया, इसलिए यह कहता है कि उपयोगिता मापनीय है जिसे मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है, अर्थात वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत उपयोगिता गणना का आधार है। इस प्रकार उपयोगिता को हम गणनावाचक संख्या 1, 2, 3, 4 में व्यक्त कर सकते हैं, इनको किया जा सकता है। इन काल्पनिक इकाइयों को यूटिल्स कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अमुक वस्तु से हमको इतना रुपया के बराबर उपयोगिता मिल रहा है, या फिर अमुक वस्तु से इतना रुपया के बराबर उपयोगिता मिल रहा है। तो जैसे रोटी का हम लोगों ने उदाहरण लिया, तो हम ये कह सकते हैं कि पहली रोटी से हम लोग 10 रुपया के बराबर उपयोगिता मिल रही है। क्यों? क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा थी कि हम एक रोटी के लिए 10 रुपया देने के लिए तैयार थे।
हो सकता है कि हमारी बुक कुछ शांत हुई तो अगली रोटी का जब ऑफर आए तो हम लोग 10 रुपया देने के लिए तैयार ना हो, हम लोग 10 के बदले 8 रुपया ही उसको देने के लिए तैयार हो, तो 8 रुपया के बराबर उस रोटी में उपयोगिता मानी जाएगी। अब मान लीजिए तीसरी रोटी आती है तो भूख और कुछ शांत हो चुका है, तो हम लोग फिर उससे कम ही रुपया देने के लिए तैयार होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उन लोगों की उपयोगिता मापनीय है और इस तरह से हम लोग उसको मुद्रा में माप सकते हैं। अब आता है क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या कहता है कि ठीक है, हम उपयोगिता को माप सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं, मुद्रा में नहीं। तो हम लोग कैसे माप सकते हैं? तो मापने के लिए आधार हमारा हो सकता है क्या, हम उसको ऑर्डर में रख सकते हैं, क्रम में रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि रोटी की अपेक्षा हमको दूध जो है ज़्यादा उपयोगिता दे रही है, दूध से अधिक हमको मक्खन ज़्यादा उपयोगिता दे रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि पहली रोटी जो है दूसरी रोटी की अपेक्षा अधिक उपयोगिता दे रही है और दूसरी रोटी जो है तीसरी रोटी की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगिता दे रही है। मतलब एक क्रम में हम उसको लगा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इतना रुपया के बराबर उपयोगिता वो दे रही है और इतना रुपया के बराबर उपयोगिता वो दे रही है। ठीक है, यही है क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसको हम एक ऑर्डर का संख्या दे सकते हैं 1 2 3 जैसे 4, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या अंतर है। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर कुल उपयोगिता आप समझ रहे हैं। कुल उपयोगिता हुई कि जैसे कि हम कोई चीज़ खाने बैठे, जैसे हम लोगों ने कहा कि जैसे हम रोटी का उदाहरण ले रहे थे, तो मान लीजिए हम लोगों ने 6 रोटी खाया, तो 6 रोटी की कुल उपयोगिता, जैसे पहली से मान लीजिए 5, दूसरी से 2, तीसरी से 3, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, 5 2 7 3 10, मतलब कुल उपयोगिता 10 रुपया के बराबर। तो ये हुई क्या, कुल उपयोगिता। जैसे कि नीचे हम लिख रहे हैं कि वस्तु के m इकाइयों का उपभोग किया जाता है, तो m इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता जो है कुल उपयोगिता कहलाएगी। अब आती है सीमांत उपयोगिता की बात। तो इसका अर्थ है एक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता। अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कुल उपयोगिता जो हम लोगों ने अभी निकाला उसमें से कुल वस्तु की संख्या, ठीक है, और उसमें से एक घटा देते हैं, मतलब अंतिम वस्तु की जो उपयोगिता होती है उसको हम लोग सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हम लोग मान लेते 5 रोटी हम लोगों ने खाया, ठीक है, तो 5 रोटी की कुल उपयोगिता और उसमें से घटा देंगे हम लोग 4 रोटी की कुल उपयोगिता, तो जो उपयोगिता बची वो उस रोटी की सीमांत उपयोगिता होगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इस दोनों में हम लोग संबंध देखेंगे, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। जैसे रोटी का ही उदाहरण लिए थे, उसी के उदाहरण का आधार पर हम लोग देखते हैं कि जैसे पहला रोटी खाए तो हम लोग को 20 रुपया के बराबर सीमांत उपयोगिता मिली, दूसरा रोटी खाए तो 15 रुपया के बराबर मिली, तीसरा खाए तो 10 के बराबर, चौथा खाए तो 5 के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है कि ये घटती चली जाती है, ठीक है ना, और कुल उपयोगिता जो है टोटल बढ़ती चली जाएगी जब तक कि ये सीमांत उपयोगिता 0 नहीं हो जाता। देख रहे हैं आप लोग अपने स्क्रीन पर कि कुल उपयोगिता में हम लोग क्या करते गए हैं, सीमांत उपयोगिता को जोड़ते गए। स्वाभाविक है, जैसे पहली रोटी से हमें 20 मिली, दूसरी रोटी से हम लोग 15 मिली, तो कुल उपयोगिता कितनी हुई, 35 हुई। फिर अगले समय 10 मिली तो कुल कितनी हुई, 45 हुई। इसी तरह हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब एक समय आता है जब हम लोग 5वीं रोटी पर होते हैं, हमारा भूख शांत हो जाता है, 6ठी रोटी खाने की इच्छा हमारी नहीं होती है। ऊपर से ऐसा लगता है कि 6ठी रोटी अगर खाऊं तो पेट फूल जाएगा या पेट खराब हो जाएगा, 7वीं रोटी खाऊं तो बदहजमी हो सकती है। अब जो भी हो, मतलब इस कारण से हम लोग उसका उपभोग नहीं करते हैं। तो शट डाउन पॉइंट जो है आपका ये 5वीं रोटी होती है। 5वीं रोटी के बाद आप लोग खाना पसंद नहीं करते हैं और उस समय आपकी क्या होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोगों ने ग्राफ में यहाँ व्यक्त किया है, जैसे आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि उसी टेबल को, जो टेबल आपने यहाँ देखा, इसी टेबल को हमने ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ये जितने आपको दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट है, ये वही संयोग बिंदु हैं जो आप लोगों ने पिछले टेबल में देखा। ये कुल उपयोगिता का ग्राफ है और ये कुल उपयोगिता का ग्राफ है और ये जो है आपका सीमांत उपयोगिता का है वक्र। ठीक है, तो इस दोनों में हम रिलेशन ये देख रहे हैं कि जब हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो उस समय हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है,
यही जीरो जब हो जाता है ना मार्जिनल त्रुटि, तो ये पूर्ण तृप्ति की बिंदु होती है, मतलब हमारा भूख शांत, अब हमें आगे खाने की इच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। ठीक, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है उसको हम लोग गॉसेन का प्रथम नियम कह सकते हैं। तो गॉसेन कौन थे? फ्रेंच अर्थशास्त्री थे, उनका पूरा नाम था हरमैन हेनरी गॉसेन। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है कि अतिरिक्त संतुष्टि जो एक व्यक्ति किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि के कारण प्राप्त करता है, ठीक है, अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु के स्टॉक मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। बस वही बात जो मैंने आपको रोटी के उदाहरण में बताया कि जैसे जैसे हम अगला रोटी का उपभोग करते जाएंगे, मतलब हम रोटी का स्टॉक इधर बढ़ाते जाएंगे, तो हमको अगला रोटी खाने की इच्छा घटती चली जाएगी। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसी को गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने कहा कि अन्य बातों के समान रहने पर, तो अन्य बातों के समान रहने पर ये क्या क्या चीज़ अपने आप में शामिल रखता है, तो ये चलिए आगे देखते हैं। तो ये होता है कि उपभोग का निरंतर क्रम, मतलब अगर हम रोटी खाने बैठे हैं तो लगातार जब तक पेट भर न जाए तब तक हम रोटी खाते रहें। दूसरा है कि उपभोग इकाई का पर्याप्त आकार, मतलब वो बहुत छोटा इकाई का नहीं हो जो भी चीज़ हम उपभोग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पानी पीना हमको, तो अब वो एक पर्याप्त आकार में हो, मतलब कम से कम एक गिलास का एक इकाई हो, तभी हम लोग अपना प्यास बुझा पाएंगे। अब मान लीजिए बूंद बूंद करके पी रहे, इतना छोटा इकाई है, तो हम लोगों का प्यास कभी बुझेगा नहीं और वहाँ पर ये नियम नहीं लागू हो पाएगा। अब आते हैं कि वो जो हम लोग उपभोग कर रहे हैं जो भी चीज़, उसका वो इकाई समरूप हो, मतलब रोटी खा रहे हैं तो हर रोटी का साइज बराबर हो। ठीक, अब स्थानापन्न वस्तु की स्थिर कीमत, अब रोटी के बदले हम कुछ दूसरा चीज़ भी खा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि जब हम रोटी खाने बैठे तो वो जो रोटी के बदले जो जैसे मान लीजिए चावल खा सकते हैं तो वो सस्ती मिले, ठीक है, भूख मिटाने के लिए। तो उन लोगों की कीमतें जो है स्थिर रहनी चाहिए, वो एट ए टाइम घट नहीं जानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आय और उपभोग प्रवृत्ति स्थिर हो, मानसिक दशा समान हो, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद रुचि, आदत, फैशन ये सब स्थिर रहे, यही सब चीज़ों की मान्यता है। इन्हीं मान्यताओं के बदले लिखा गया है कि अन्य बातें समान रहे तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इसका अपवाद क्या है, इस नियम का अपवाद क्या है? अपवाद में पहला आता है शराब। शराबी जो है जितना शराब पीता जाता है उसे और इच्छा होती है पीने की। ठीक है, तो शराब को हम लोग क्या रखते हैं, अपवाद में रखते हैं। अब दूसरा आता है मुद्रा। अब कोई किसी के पास मुद्रा का स्टॉक बढ़ता जाता है तो ऐसा नहीं है कि अगला स्टॉक के लिए उसकी इच्छा कम हो जाएगी और बढ़ ही जाएगी। अब दूसरी बात चीज़ है कि आदत की वस्तुएं, शौक की वस्तुएं, शौकिया कोई चीज़ कोई काम कर रहा है तो उसका शौक कभी ख़त्म नहीं हो सकता या उसके कम नहीं हो सकता। जैसे कोई डाक टिकट कलेक्ट कर रहा है या शौक का कोई काम कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें वो चीज़ें लागू, ये नियम लागू नहीं होता है। अत्यधिक छोटी इकाई, जैसा कि मैंने पहले भी उदाहरण दिया, अब प्यास लगी है, बूंद बूंद कर पानी पिएंगे तो प्यास तो बुझने से रही। तो यही चीज़ है, ये चीज़ क्या है, अपवाद है। अब आगे चलते हैं। महत्व, इस नियम का महत्व क्या है? तो ये नियम जो है मांग के नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। पूर्ति में वृद्धि से मूल्य में कमी की व्याख्या करता है। विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य विरोधाभास को स्पष्ट करता है। अच्छा, ये हीरक जल विरोधाभास के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि यहाँ पर कहा जाता है कि जल जो बहुत उपयोगी है, उपयोगिता तो है, उसके बिना लोग मर सकता है, लेकिन उसका कोई कॉस्ट नहीं होता, वो हम लोगों को फ्री में मिल जाता है। जबकि हीरा जो है किसी काम का नहीं होता मनुष्य के लिए, ठीक है, लेकिन वो इतना महंगा क्यों मिलता है? ठीक है, तो कारण ये है कि प्रयोग मूल्य जो है जल का वो अधिक है, लेकिन विनिमय मूल्य जो है नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपूर्ति में वो पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में वो उपलब्ध है, हर किसी के पास है, एक्सेस कर सकता है उसको। ठीक है, लेकिन हीरा जो है आपूर्ति में बहुत कम है, ठीक है, मात्रा में बहुत कम उपलब्ध है, इसी कारण जो है उसका विनिमय मूल्य बहुत अधिक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
समसीमांत उपयोगिता नियम। ठीक है, तो ये एक तरह से संतुलन बताता है और इसको गॉसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। ठीक, तो मार्शल के अनुसार यदि किसी के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह अनेक प्रयोगों में ला सकता है, जैसे मुद्रा, ठीक है, उसको हम अनेक प्रयोग में ला सकते हैं। समय, ठीक है, सभी के पास 24 घंटा ही है, उसको अनेक प्रयोग में ला सकता है वो, तो वह उसे अनेक प्रयोगों में इस तरह बांटेगा कि प्रत्येक प्रयोग में उसकी सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। ठीक है, यदि एक प्रयोग में दूसरे की अपेक्षा उसे अधिक सीमांत उपयोगिता मिलती है तो वह दूसरे प्रयोग से वस्तु की मात्रा हटाकर और उसका प्रयोग पहले में करके लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगर पहला उपयोग जो है हमको ज़्यादा लाभ दे रहा है तो दूसरे उपयोग से वस्तु हटा लेंगे। इस तरह से ये एक तरह से प्रतिस्थापन के नियम की बात करता है और उपभोक्ता के संतुलन को बताता है कि उपभोक्ता संतुलन में कब रहेगा, जब वह हर जगह से बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त कर रहा होगा। ठीक है, इसको हम समीकरण में इस तरह लिख सकते हैं, marginal utility of x by p of x is equal to marginal utility of y by p of y is equal to marginal utility of z by p of z। ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक वस्तु की संख्या होगी। ठीक है, मान लेते हैं बस m संख्या है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m तक जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कि इस नियम का महत्व क्या है। यह नियम जो है बचत उपभोग के बीच आय के वितरण को बताता है। ठीक है, उत्पादन के संगठन में मदद करता है। पहला समझे आप लोग कि मुद्रा है हमारे पास तो कितना हम बचत के लिए रखें, कितना उपभोग के लिए यूज़ करें। ठीक है, तो इसके बीच व्यक्ति को एक दिशा निर्देश देता है यह नियम। उसके बाद आता है उत्पादन का संगठन। ठीक है, तो उत्पादन का संगठन के तहत हम लोग क्या देखते हैं कि साधन का हम किस उत्पादन में अधिक प्रयोग करें, किस उत्पादन में हम साधन को लगाएं, किस उत्पादन से साधन को हटा लें। ठीक है, ये बात हम लोग को कौन बताता है, यही समसीमांत उपयोगिता नियम बताता है। अब वस्तुओं का सर्वोत्तम वितरण समझ ही गए होंगे। समय का उपयोग पिछले बताया ही आपको कि सभी के पास 24 घंटा है, वो कहाँ कहाँ यूज़ करे कि अधिकतम आउटपुट प्राप्त कर सके। तीसरा है कि परिसंपत्ति का वितरण। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं जो समसीमांत उपयोगिता नियम के महत्व को बताती है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है, सीमाएं मतलब कठिनाई इस नियम को यूज़ करने में। तो यह क्या है कि मनुष्य को एक अर्थ मानव मान लेता है। जैसे कि मुद्रा की बात की हम लोगों ने, तो ये कहता है कि एकदम मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और मुद्रा को जब भी वो यूज़ करेगा तब जो है वो क्या कहते हैं पूरा तरह से इसी नियम को फॉलो करते हुए सभी का तुलना करेगा कि हमको किसी प्रयोग से कितना ये सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है और वो प्रतिस्थापन का नियम लागू करेगा। लेकिन प्रायोगिक रूप में यह संभव नहीं है। मनुष्य जो है सामाजिक रूप से कभी कभी मजबूर होता है, कभी राजनीतिक पक्ष भी उसका होता है, पारिवारिक पक्ष भी होता है। इस प्रकार वह पूरी तरह अर्थ मानव का रोल अदा नहीं कर पाता है। ठीक है, इस कारण से समसीमांत उपयोगिता नियम किसी भी व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती है। अब दूसरी बात है कि वस्तु की अविभाज्यता। अब मान लीजिए कोई वस्तु जो है 1.5 इकाई, 1.25 इकाई, ये उसकी आदर्श साइज उसका बनता है समसीमांत उपयोगिता के नियम से। तो क्या इस इकाई में, इस साइज में हमको सारा वस्तु मिल सकता है? बाजार में नहीं मिल सकता। तो ये कठिनाई है। दूसरा बात है कि पूरक वस्तु में ये लागू नहीं होगा। जैसे जूता है, पॉलिश है, ठीक है, और इंक है, पेन है, ये सब क्या है? पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु में क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि अगर हम पेन खरीदेंगे तो इंक उतनी ही मात्रा में खरीदना होगा। ठीक है, जूता खरीदेंगे तो उसके हिसाब से हमको पॉलिश लेना होगा। वहाँ पे समसीमांत उपयोगिता काम नहीं करेगा। अब जैसे बाजार संबंधी समस्या आता है, जैसे कि अधिक उपयोगी वस्तु का उपलब्ध नहीं होना। हम मान रहे हैं कि हमारे लिए ये ज़्यादा उपयोगी है कोई वस्तु और वो बाज़ार में उपलब्ध ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे?
और ये भी हो सकता है कि अचानक मूल्य बढ़ गया, घट गया किसी वस्तु का, जिसको अभी हम आज के मूल्य पर समझ रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा उपयोगी है, जब खरीदने गए पता चला उसका मूल्य बढ़ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं कठिनाइयाँ हैं, सीमाएँ हैं समसीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।